हाँ भाई बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। तो थोड़े दिनों बाद आज मैं वापस से क्लास स्टार्ट कर पाया हूँ। सॉरी के अलावा मेरे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, क्योंकि अनअवॉइडेबल चीज़ें थी, मैं अवॉइड नहीं कर सकता था। हाँ भाई बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। तो ऐसी आवाज़ अच्छी आ रही है, माइक की जरूरत ही नहीं है। हाँ भाई, बिना अभी आवाज़ क्लियर है ना। बहुत दिन बाद गुरु जी के दर्शन हुए हैं। हाँ, ऐसे ही आवाज़ क्लियर है ना यार, माइक की जरूरत तो नहीं है। बताओ यार, क्लियर है तो जबरदस्ती क्यों माइक लगवाते हो यार मेरे से। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। एसके बताओ यार, आवाज़ क्लियर है कि नहीं है। है। आयुष्मान ने बता दिया आवाज़ क्लियर है, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं क्लास। और लास्ट क्लास में हम ये पढ़ रहे थे, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। साउंड इज़ ओके, ठीक है। थैंक यू। हम्म। साउंड इज़ ओके। हम्म। तो सब बढ़िया हालचाल सब लोगों के। और एनएससीपी की कैसी तैयारी चल रही है बच्चों। उसकी मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी हमने। 24th को पहला टेस्ट है, 24 या 25 को पहला टेस्ट है ना। तो देख लेना भाई, उसका मॉक टेस्ट सीरीज़ का कोर्स में इनरोल कर लेना। अगर प्लस के स्टूडेंट हो तो कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन प्लस के अगर स्टूडेंट नहीं हो तो शायद 2000 रुपीज़ की है मॉक टेस्ट सीरीज़, है ना। तो वो देख लेना यार, कर लेना, मेरा कहना ये है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत एज मिलेगी आपको, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई और इसको नहीं करता। तो जो बच्चे इसको करेंगे उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, मेरा ये मानना है, ठीक है। 24th को है, ठीक है। एस के बाबू ज्वाइन तो इनरोल कर लिया एस के तुमने। चलिए शुरू करते हैं, असाइनमेंट से शुरू करते हैं। ये है असाइनमेंट। इन अ सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ टोटल चार्ज क्यू एंड रेडियस आर, if energy stored outside the sphere is u naught joules, then find out self energy of sphere in terms of u naught। बढ़िया क्वेश्चन है ये, लेकिन ये क्वेश्चन ना थोड़ा आगे का पूछ दिया गया है। और मेरे हिसाब से चूंकि हमने अभी थोड़े दिनों से ये क्लासेस नहीं ली हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चंस थोड़े आगे के आ गए हैं शायद। थोड़ा सा एक बार पोटेंशियल आगे का हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम पहुँच गए थे इस जगह पे, इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद इन क्वेश्चंस को एक बार वापस से देख लेंगे। तो आज जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप होती है बच्चों, आज हम ये देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो डेल्टा वी की डेफिनेशन थी, याद दिलाता हूं आपको, वी एफ माइनस वी इनिशियल अपॉन, सॉरी, डेल्टा वी होगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये होगा। इसको लिखेंगे हम यू फाइनल माइनस यू इनिशियल अपॉन क्यू, इंटरेक्शन एनर्जी पर यूनिट चार्ज, अगर आपको याद है तो। ये डेल्टा यू आ गया, और डेल्टा यू पता है क्या था, मैं बताता हूँ आपको। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, जिसके करस्पॉन्डिंग आप क्यू नॉट ले रहे हो ना, जिसके करस्पॉन्डिंग आप क्यू नॉट ले रहे हो, उसके मतलब इंटरनल फोर्स और कंजर्वेटिव, मतलब उस फोर्स के करस्पॉन्डिंग ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक भाई। तो यहाँ पर वो कौन सा फोर्स है हम जिसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, वो कौन सा फोर्स है वो देख लें जरा। तो वो फोर्स है माइनस क्यू ई, क्यू नॉट ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है।
ठीक, डॉट डी आर, क्यों भाई, इसका वर्क अपॉन क्यू नॉट बराबर क्या आ गया, ये आ गया माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर। लोगों ने कहा सर इंटीग्रेशन की लिमिट तो बताइए गुरुजी, अब तो हमने पढ़ लिया है भाई, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी पढ़ लिया है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी पढ़ लिया है, तो आप ये बताइए कि इसमें लिमिट क्या डालेंगे। मैं कहा बिल्कुल सही पूछा, मैं कहा यहाँ पर क्या लिखा है कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो यहाँ पर लिमिट क्या रहेगी, इनिशियल पॉइंट से आर इनिशियल से आर फाइनल। ठीक, तो इसको मैं जो यूज़ करूँगा आगे चल करके, मैं लिखूँगा डी वी इक्वस टू माइनस ई डॉट डी आर। भाई ये भी तो लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, है ना, इसको यूज़ करूँगा मैं, ये तो है ही, लेकिन इसका यूज़ काफ़ी करूँगा। ठीक है, अच्छा असली बात बताता हूँ, एक शानदार सी बात, दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की रियल डेफिनेशन फिजिक्स में यही है, लेकिन एनसीईआरटी ने आपके सिलेबस में इसको इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बताया है, तो मैंने भी उसी तरीके से पढ़ाया, क्योंकि आपको एनसीईआरटी का ही पता होना चाहिए, जरूरी है। तो पोटेंशियल ड्यू टू एक इसका एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है, और इस एप्लीकेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन शेल। एक थिन शेल के कारण मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, हालांकि मैं पहले भी कैलकुलेट कर चुका हूँ, लेकिन बच्चों आज जो है ना, वो मैं आपको जो कैलकुलेट करके बताऊंगा, वो पोटेंशियल आउटसाइड और इनसाइड दोनों हैं। लास्ट क्लास में अगर याद हो, या लास्ट तो नहीं बोलूँगा, हमने ये देखा था कि ये Q है, ये रेडियस R है, तो सेंटर पे पोटेंशियल KQ/R आया था, याद है। ठीक है, अब आज हम उस डेफिनेशन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो हमने अभी पढ़ी है। मान लेते हैं बच्चों, यहाँ से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू V है, ठीक है, और इनफाइनाइट पर पोटेंशियल बोलिए 0 होगा, तो मैंने इसको इनिशियल पॉइंट माना, इसको फाइनल माना। फाइनल माइनस इनिशियल बराबर क्या लिखा था, माइनस KQ/, मैं इनिशियल से फाइनल ऐसे जा रहा हूँ बच्चों, तो यही DR का डायरेक्शन होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही डायरेक्शन है, तो सीधा लिख सकता हूँ KQ/R² DR। ठीक, कहाँ से कहाँ तक, R से इनफाइनाइट, तो चेक कर लीजिए, यहाँ से V की वैल्यू आती है KQ/R, और ये आनी भी थी, क्योंकि शेल थ्योरम 2 के अकॉर्डिंग हम शेल के बाहर फील्ड यदि निकालते हैं तो वो वैसी ही आती है जैसी कि एक पॉइंट चार्ज के कारण आती, जो सेंटर पे कंसंट्रेट होता। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगली कहानी है कि यहाँ का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वैसी है जैसे कि एक पॉइंट चार्ज के कारण होती, तो पोटेंशियल भी वही होगा जो पॉइंट चार्ज के कारण होता। तो अगर मैं यहाँ पर Q पॉइंट चार्ज रख दूँ, तो R डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू V आएगी। ठीक है, तो ये आ गई पोटेंशियल की वैल्यू। क्लियर है भाई, कोई डाउट इसमें किसी को, क्या ये बात समझ में आ गई है बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अंदर पोटेंशियल की बात करते हैं। ये आउटसाइड था, ये क्या था, आउटसाइड। अब बात करते हैं इनसाइड पोटेंशियल की। इनसाइड पोटेंशियल, जरा इनसाइड पोटेंशियल देख लेते हैं क्या होगा। ये बताइए कि इनसाइड पोटेंशियल के लिए मैं कहूँगा फील्ड इनसाइड द शेल, शेल थ्योरम 1 के हिसाब से याद करिए, ये 0 होती है, और अगर ये 0 है तो dv 0 आएगा। इसका मतलब v क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट, और स्पेस के साथ अगर मैं बात करूं तो यूनिफॉर्म रहेगा ना भाई। ठीक, दैट मीन्स जो पोटेंशियल एक बार सेंटर पे हमने बता दिया, वही पोटेंशियल हर पॉइंट पर होगा। ठीक, तो v इनसाइड इज
इक्वल्स टू वी एट सेंटर, और सेंटर के लिए मैंने कहा था ना सारे चार्जेस की डिस्टेंस अगर सेम है तो सीधा सीधा के क्यू बाई आर लिख सकते हैं। ठीक, तो बस आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। आप आर से लेकर के आर तक ये कांस्टेंट रहेगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाई कैपिटल आर। ठीक है, कांस्टेंट। और उसके बाद ऐसे वेरी करेगा जैसे पॉइंट चार्ज के कारण वेरी करता है, मतलब के क्यू बाई स्मॉल आर। ठीक है साहब, इतनी बात समझ में आ गई है आपको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल अगली चीज देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। ठीक है जी, एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है और उसके कारण हम देखने जा रहे हैं। ठीक, चलिए साहब देखते हैं भाई। ये है सॉलिड स्फीयर, ये है सॉलिड स्फीयर। अच्छा, इस सॉलिड स्फीयर में यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो मान लेते हैं चार्ज डेंसिटी, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो रो के बराबर है। किसके बराबर है? रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू रो के बराबर है। यहाँ पर आर रेडियस का ये स्फीयर है। तो अगर मैं बात करूं पोटेंशियल की यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के कारण, तो मेरा मानना ये है बच्चों कि अगर इस पर टोटल चार्ज क्यू है तो बाहर जो है वो बाहर फील्ड तो वैसे ही निकाल सकते हैं जैसे कि पॉइंट चार्ज के कारण निकाल सकते होते, शेल थ्योरम 2 के अकॉर्डिंग। तो सीधा सीधा मैं कह सकता हूं कि यहाँ से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू आउटसाइड वी आउटसाइड के क्यू बाई स्मॉल आर ही होगा। किसी ने कहा सरफेस पे बताइए गुरुजी, सरफेस पे फ्रॉम आउटसाइड कितना पोटेंशियल होगा, मैं कहा भी बता देता हूँ। सरफेस पे एक पॉइंट ले लेते हैं, है ना, पॉइंट लेते हैं बी और ये सेंटर है सी। ओ, मैं क्या करता हूँ, मच्छर मार रहा था वैसे तो मैं, ये बी ये सी, सरफेस पे पॉइंट कौन सा है, बी, और मुझे ये सेंटर लिया सी, मुझे निकालनी है किसी अंदर की ओर इनसाइड, यहाँ से आर डिस्टेंस पर फील्ड। ठीक, तो मैंने इसका नाम रखा ए। अब मैं क्या करूँगा, मेरी स्ट्रैटेजी सुनिएगा, मैं ए को लूँगा इनिशियल पॉइंट, बी को लूँगा फाइनल पॉइंट और ए से बी चलूँगा। मुझे बी का पोटेंशियल पता है क्योंकि वो आउटसाइड है, ए का पता चल जाएगा इनसाइड एट ए डिस्टेंस आर। सही है ना भाई? तो देखिए हम आगे, चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने किया ये कि हमने लिखा फील्ड इनसाइड क्या होती है, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये फील्ड होती है। ठीक है, अब मैं लिखने जा रहा हूं डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस फील्ड बाहर की ओर, ठीक है, डी आर भी बाहर की ओर, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, स्मॉल आर से लेकर के कैपिटल आर तक। डेल्टा वी मतलब वी फाइनल मतलब बाहर वाली सरफेस का, दैट इज के क्यू बाई कैपिटल आर, माइनस अंदर वाली सरफेस का वी, बराबर माइनस रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 बाई 2। ठीक, यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q की वैल्यू होगी रो इंटू 4 पाई बाई 3 आर क्यूब, यही तो होगी भाई। अगर मैं रो की वैल्यू निकालता हूँ, q की वैल्यू निकालता हूँ तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई आर, ये आ गया। ठीक, ये प्लस हो जाएगा बच्चों रो अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। चलिए इसको देखते हैं, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर से यार ये आर स्क्वायर आ गया, तो कितना आएगा ये आएगा भाई रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, वी बराबर आता है रो अपॉन
3 एप्सिलॉन नॉट, आगे बढ़े। चलिए आगे देखिए क्या आएगा, रो अपॉन 3, ये 3 का फैक्टर ले लिया, आर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा साहब, आर स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया है बच्चों, और यहाँ 6 एप्सिलॉन नॉट है, तो क्या रहेगा, यहाँ रहेगा प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। तो v इक्वल्स टू रो अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ये एक मिनट बच्चों रुकिएगा जरा। हम्म, ठीक है बच्चों। हाँ, मैं कुछ मैसेज देखने लग गया था, सॉरी, फंस जाता हूँ। 2r² प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये पोटेंशियल आ गया रो अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट 3r² माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और बच्चा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसके इसके एप्लीकेशंस बहुत आएंगे, ध्यान रख लेना, ठीक है। और कैसे आएंगे, थोड़े से एप्लीकेशन तो मैं ही दिखा दूंगा आपको, लेकिन उसके पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। देखना जरा ग्राफ, ग्राफ इनसाइड देखो क्वाड्रेटिक बनेगा बच्चों, ठीक है। ठीक, कि क्या होगा, r बराबर 0 डालो तो वैल्यू आएगी बच्चों रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आएगी स्मॉल r बराबर 0 डालने पे। और r बराबर अगर आप डालते हो कैपिटल R, तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आएगा, देख लीजिए भाई। तो कम हो गई ना वैल्यू, तो कम हो गई तो, और ये आर स्क्वायर का माइनस आर स्क्वायर का ग्राफ है, तो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। और इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर आपको याद हो बी कॉफिशिएंट 0 है, तो ग्राफ एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक, तो ये है पैराबोला, आर बराबर आर, ठीक है। ये ग्राफ पैराबोलिक रहेगा, मतलब ये चीज़ पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों। और ये वैल्यू किसको बताएगी, ये वैल्यू होगी रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। उसके बाद 1/r का वेरिएशन होगा ना। तो चेक करना जरा, अगर तुम्हें कैलकुलस के महान आदमी हो तुम, तो ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और आना भी चाहिए था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पता है क्यों आना चाहिए था यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसलिए आना चाहिए था क्योंकि इसका इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। तो उसका डबल डेरिवेटिव जो है ना, मतलब उसको देखोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। खैर, अभी तो बस ये जान लीजिए कि ये नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगर याद हो तो यहाँ पर ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरीके का हुआ करता था, मैं याद दिला देता हूँ, ऐसा है ना भाई, ये हुआ करता था। और ये है पोटेंशियल का ग्राफ। तो जाहिर सी बात है, एरिया अंडर द कर्व अगर निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो तो स्मूथ ही आएगा ना, सडन चेंज नहीं होगा। ठीक, अब इसमें याद रखने वाली बात सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, मैक्सिमम लोग भूल जाता है। अगर सेंटर का पोटेंशियल V है, तो सरफेस का पोटेंशियल 2/3 ऑफ V सेंटर होगा। सरफेस का पोटेंशियल 2/3 ऑफ सेंटर का पोटेंशियल होगा। सर इससे क्या हो गया,
इससे हुआ ये कि मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि हम ये बताइए कि पोटेंशियल की वैल्यू, किसी ने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हमसे कि पोटेंशियल की वैल्यू मान लीजिए 5 Vc/6 कहाँ पर होगी, सेंटर के पोटेंशियल की 5/6 टाइम कहाँ पर होगी, मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा मुझसे। ठीक, तो आप क्या करोगे, इक्वेट करोगे ना भाई। तो इसको इक्वेट करते समय KQ/R से इक्वेट किया जाए या फिर इस फॉर्मूले से इक्वेट किया जाए, जब तक ये पता नहीं होगा तब तक आपको दो इक्वेशन से इक्वेट करना पड़ेगा। एक के लिए पॉसिबल आएगा और एक के लिए पॉसिबल नहीं आएगा। मेरा मानना ये है कि आपको पहले से ही पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है। आप देखिए 5Vc/6 Vc और 2/3 Vc के बीच में आता है, इसका मतलब अंदर वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा, बाहर वाला फॉर्मूला नहीं लगाया जाएगा। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। ठीक, देखा जाए ये डिस्क है, यहाँ से x डिस्टेंस पर रखिए, ये रेडियस r है, सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है और आपसे पूछा जा रहा है बताइए इस पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। ये है क्वेश्चन। कैसे निकाला जाए बच्चों इसको, माँ का अभी अभी सीखा है भाई। क्या सीखा है, आप A से इनफाइनाइट तक चले जाइए, इनफाइनाइट का पोटेंशियल है 0। ठीक है, A पर मान लीजिए पोटेंशियल V है और किसी जनरल पॉइंट पर R डिस्टेंस पे कोई जनरल पॉइंट लीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लपेट दीजिए। तो लपेट देते हैं, V माइनस फाइनल V इनफाइनाइट जो कि है 0, मैं इसको इनिशियल ले रहा हूँ और इसको फाइनल ले रहा हूँ। तो फाइनल पोटेंशियल 0 माइनस इनिशियल पोटेंशियल माइनस R इनिशियल से, R इनिशियल क्या है बच्चों, X से फाइनल इनफाइनाइट। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद दिलाता हूँ, σ/2ε0 1 माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो मैं बोलूँगा r/√r² प्लस r², अगर आपको याद है तो ये फॉर्मूला हमारा आया था। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नेगेटिव साइन तो हट ही गया, माइनस इस साइड भी है माइनस उस साइड भी है, σ/2ε0। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, ये है dr। तो इंटीग्रेशन किया जाए। इंटीग्रेशन करने के लिए मेरे दिमाग में एक चीज़ है, इसको तो 1 लिखा रहने दीजिए या इसको अलग कर लेते हैं, dr माइनस r/dr आएगा बच्चों। r/dr को एक स्टाइल से लिख रहा हूँ, r² प्लस r² का डिफरेंशियल एलिमेंट अपॉन 2√r² प्लस r²। चेक करिए, d ऑफ r² प्लस r² इज बेसिकली 2dr, और ये dr था, 2dr आया तो मैंने 2 नीचे लिख दिया ताकि जब वो 2dr आए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए। ठीक, अब ध्यान से सुनना, ये वाली चीज़ तो एक मान लीजिए जो आप मानते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में t, तो ये बन गया dt और ये चीज़ है t। तो 1/√t का इंटीग्रेशन करना है dt, t के रिलेटिव करा जाए, करते हैं साहब। तो v बराबर आ गया हमारा σ/2ε0 r माइनस क्या आएगा 1/√t dt का इंटीग्रेशन करना है ना। चलिए बताइए, t की पावर -½ है ना ये तो t की पावर -½ का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t की पावर +½ डिवाइडेड बाई हाफ, यही आएगा ना। तो मैं लिखूंगा 2 बाई डिवाइडेड बाई हाफ करेंगे तो 2 ऊपर आएगा ना, √r² प्लस x² अपॉन ये नीचे वाला 2 रह गया, ये हो गया कैंसिल। ठीक, कहाँ से कहाँ तक बच्चों देखो जरा,
हमें लिखना था आर से इनफाइनाइट तक, शायद आर से इनफाइनाइट है कि हाँ आर से इनफाइनाइट तक। तो मैंने कहा ठीक है भाई, देखते हैं इसको डाल करके, वैल्यू पुट करके। तो v बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस आर, या एक्स से इनफाइनाइट था शायद, और ये वैल्यू थी कैपिटल आर। ओके, ये वैल्यू थी कैपिटल आर, ये ठीक है, और ये आ गई कैपिटल आर, और ये आ गई एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। सर बाकी के टर्म कहाँ चले गए? देखिए आप लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करिए, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर, लिमिट आर टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट। इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देख लीजिए, कर पाएंगे। ये जीरो वैल्यू आ जाएगी, इससे आर कॉमन ले लीजिए, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि जब आप आर कॉमन लेंगे और उसके बाद फिर बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके काम करेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क, मतलब ये एक डिस्क है जिसकी रेडियस आर है, उसके सेंटर से बच्चों एक्स डिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल अगर पता करना है तो ये पोटेंशियल होगा। सत्यम कुमार ने कहा इन्फिनिटी पर हमेशा जीरो पोटेंशियल नहीं ले सकते, बात बिल्कुल सही है, इन्फिनिटी पे हमेशा जीरो पोटेंशियल नहीं लिया जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। यार ये सब वर्सेस वर्सेस मैं नहीं बता पाऊंगा कौन सा वर्सेस बढ़िया है कौन सा वर्सेस खराब है, प्लीज़ ये मेरे से मत पूछिए ना, मैं सबको नहीं, मैं मेरे ख्याल से जो आपके टीचर कहते हैं जिनसे आप पढ़ रहे हैं उन्हीं की बात सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो स्फेयर वाला केस था उसको लेकर के दो तीन क्वेश्चन ले लेते हैं, बेसिकली जो भी अपन ने सीखा है उसको अप्लाई करने के लिए। तो एक क्वेश्चन है बच्चों, ये है सॉलिड स्फेयर हाँ इनफाइनाइट वाली बात बता दिया ना भाई, हमेशा ऐसा नहीं होता, इनफाइनाइट वायर के केस में जो भी चीज़ें इनफाइनाइट लॉन्ग होती हैं उनके लिए इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जीरो नहीं लेना चाहिए, ठीक भाई। ये सत्यम कुमार सिंह की बात मैंने बता दिया है, ठीक है। सिर्फ इनफाइनाइट रॉड नहीं है बेटा, लीनियर रॉड नहीं, बहुत जितनी भी चीज़ें इनफाइनाइट लॉन्ग है उनके लिए पोटेंशियल इनफाइनाइट पे जीरो नहीं लिया जा सकता। ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है, हैविंग थिन कैविटी, या यूँ कह सकते हैं थिन टनल, इसको टनल बोल देता है, ठीक है। यहाँ पर एक टनल है ऐसी, इतनी थिन है कि आप उसे लगभग यूनिफॉर्म चार्ज मान सकते हैं, ठीक है, लगभग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का माना जा सकता है, ठीक। ये है आर रेडियस और ये डिस्टेंस है आर बाई 2। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस पर चार्ज डेंसिटी प्लस रो है, यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल को माइनस क्यू चार्ज है, मास एम है, मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक। फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस एट इट्स मिड पॉइंट। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सर हमने इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन में सिमेट्री यूज़ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। सर क्या ऑप्टिक्स कॉन्कर बैच के आपके लेक्चर ज़्यादा बेटर हैं या एसआरजी ऑन एकेडमी प्लस वाले के फॉर रे ऑप्टिक्स? नहीं बता सकता बेटा, मैं तो हमेशा ही, हर आदमी अपनी तारीफ ज़्यादा करता है यार, ऐसे कैसे मैं किसी को कंपेयर कर दूँ।
मतलब मेरे से पूछोगे कि सर सबसे अच्छा कौन पढ़ाता है, तो मैं कहूँगा मैं। ये पूछ ही क्यों रहे हो यार? चलिए बताइए, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या बोला? हम्म सर आपकी कोई प्रैक्टिस सीरीज है फॉर मैकेनिक्स? नहीं है यार, आपके ही हैं। आई एम फ्रेशर, ज़्यादा डिटेल्ड कौन से हैं? अच्छा, दोनों मेरे ही हैं, ओके। हाँ तो फिर जाहिर सी बात है, कॉन्कर में थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, कॉन्कर में इतना डिटेल नहीं होगा, 11th 12th वाले डिटेल्ड वाले होंगे। हंटर बाबू कह रहे हैं, साइबेरियन हंटर इनका नाम है। ओहो। सर आई हैड स्टडीड मैकेनिक्स फ्रॉम MJA। अच्छा, फ्रॉम मजा आ गया, फ्रॉम मजा आ गया था। आज बहुत दिनों बाद पता चला आप फिर से लाइव पढ़ा रहे हो। थैंक यू सर। वैसे थैंक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स मैग्नेटिज्म कब तक ख़त्म हो जाएगा? भाई नहीं पता यार, मेरे तो मेरा किताब वो जब मेरे मतलब ऑनलाइन क्लासेस का जिस हिसाब से तू देख रहा है, कभी ले पाता हूँ कभी नहीं, तो कुछ नहीं कर सकता भाई। ये फिक्स है ना, ये स्फेयर फिक्स है, अगर किसी को डाउट आए तो। देखो जरा ध्यान से, यहाँ का पोटेंशियल पता है हमको, .1 ले लेता हूँ। यहाँ का पोटेंशियल पता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए। सर आपके जैसा वैसा टीचर नहीं देखा। अबे ये खराब सेंस में कह रहे हो या अच्छे सेंस में? दो चीज़ें हो सकती हैं, चलो कर कोई बात नहीं, हम तो अच्छे ही मानेंगे। तो यहाँ पर पोटेंशियल होगा जो ρ/6 ε0 इंटू R²। कितना आता था यहाँ पर? 3 आ जाता था, है ना। स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर जब रख देते थे, तो यहाँ पर ये आता था इंटू क्यू माइनस क्यू। ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जीरो बराबर सेंटर, जब ये टनल के सेंटर पे आया तो क्या लिखेंगे? ρ/6 ε0 3R² माइनस R²/4, ठीक है, इंटू माइनस क्यू प्लस बच्चा ½ mv²। ये लीजिए साहब, यहाँ से वेलोसिटी निकाल लीजिए। वो प्रैक्टिस कहाँ से करे? फॉर NSCP 2023 आपकी कोई बुक है? अफसोस है बुक तो नहीं है कि मैंने बुक निकाली नहीं इस बात का। ठीक भाई, बुक तो नहीं है, मॉक टेस्ट सीरीज निकाली है यार NSCP के लिए, तो वो मॉक टेस्ट सीरीज में इनरोल कर लो। उसके वीडियो सोल्यूशन भी नेक्स्ट डे ओलंपियाड कॉर्नर और कोटा पल्स चैनल पर आ जाएंगे, ठीक है, इसी चैनल पर भी। सर मैकेनिक्स आपसे पढ़ी है या लिखा, ये लिखा था? ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। तो पोटेंशियल का यूज समझो, कहाँ यूज तुम्हारे सिलेबस में? पोटेंशियल का मेन यूज, जनरल यूज होता है टू अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो इन जनरल यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन योर सिलेबस is to apply mechanical energy conservation law या फिर principle, and to apply that we have to calculate potential energy, and potential energy can be calculated as potential into charge। ठीक है जी, वो हमने फंडा यहाँ पर लगाया है। अब अगली चीज आ रही है, अभी हमने V का कैलकुलेशन E से देखा था, अब हम देखने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ V E फ्रॉम V। ओहो, आपको पोटेंशियल दिया है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बाबू, तो हम कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है यार, स्केलर से वेक्टर कैसे निकाला जाए यार? तो उसका तरीका है भाई, जरा ध्यान से सुनिएगा। उसका तरीका ये है कि dV बराबर
माइनस ई डॉट डी आर। ठीक, इसको मैं लिख सकता हूं, ध्यान देना भाई, कभी ये भूल के गलती मत कर देना कि सर ये डॉट प्रोडक्ट वाले मल्टीप्लिकेशन को नीचे ले आओ मारो गोली डॉट प्रोडक्ट को, ये नहीं कर सकते यार, डॉट प्रोडक्ट में नहीं कर सकते, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता तो कर लेते। आई हैव स्टडीड फ्रॉम अमित गुप्ता, नितिन जैन, आर के वी सर। ओ भाई साहब, पर आपके करने के बाद ही क्वेश्चन और लॉजिक दोनों प्राप्त होते हैं। यू आर बेस्ट फॉर मी। क्या बात है भाई, थैंक यू यार, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात कह दी तुमने, मतलब पार्टी ले सकते हो तुम हमसे। चलिए खैर, हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ से हम डी आर को नीचे नहीं ले जा सकते। थैंक यू थैंक यू। ए डी आई एम डबल, ये भाई तुम्हारा नाम क्या, नाम तो बताओ, कम से कम नाम बोल करके थैंक यू तो बोल सके तुमको, है। चलिए, तो बच्चा, इसको लिखूंगा मैं डी वी बराबर, ये आपने पढ़ा होगा, जब दो चीज़ों को डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना तो ऐसे लिख सकते हैं, एक क्वांटिटी का कंपोनेंट डी आर के लॉन्ग इनटू डी आर, तो ई डी आर की वैल्यू आएगी भाई माइनस डी वी बाई डी आर। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आदित्य, ओके, थैंक यू आदित्य, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डी आर, डी आर, ठीक है आदित्य बाबू, समझ में आया। कंपोनेंट निकाल पाए अभी तक, हमें निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे निकालें, देखो जरा उसका तरीका। उसका तरीका है भैया, किसी वेक्टर के तीन कंपोनेंट पता चल जाए तो वो वेक्टर पता चल जाता ना यार, तो सीधा सीधा ई एक्स निकालो ना यार। कैसे गुरुजी, माइनस डी वी बाई डी एक्स, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा, वी फंक्शन एक्स वाई जेड तीनों का है, तीनों का है, और डी वी बाई डी एक्स करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, वाई के रिलेटिव भी डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, जेड भी वेरिएबल है, तो ध्यान रखना ई एक्स निकालने के लिए केवल किसके अलोंग चलना है, डी एक्स के अलोंग, स्ट्रिक्टली डी एक्स के अलोंग, तो क्या लिखोगे, डेल वी बाई डेल एक्स। टीओपीएस बैच में तुमने सिलेबस कंप्लीट किया था मेरे से, टीओपीएस बैच से किया था, ओके, और ट्वेल्थ में टीओ एक्स वन से, ओके ओके, मतलब मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग से तुमने सारा पढ़ा है, ग्रेट भाई, और थैंक यू फॉर अप्रिशिएशन। ई एक्स ई वाई की वैल्यू माइनस डेल वी बाई डेल वाई, और ई जेड की वैल्यू है बच्चा माइनस डेल वी बाई डेल जेड। अगर किसी वेक्टर के तीन कंपोनेंट आ गए बच्चों, तो जाहिर सी बात है वो कंपोनेंट, वो वेक्टर पूरा आ गया है, तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप, हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल। अगली चीज जो हम पढ़ेंगे बच्चों, उसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या नाम है उसका, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, जैसा नाम वैसा काम, ठीक है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस उसे कहते हैं जिनके हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होता है, मतलब सेम होता है, उन्हें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो कहते हैं, ठीक, बिल्कुल सही बात है, जहाँ पोटेंशियल सेम, तो दीज आर द सरफेस। एक काम करते हैं, एक सरफेस की डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस
इक्विपोटेंशियल सरफेस is a surface having same potential at each and every point of it. ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें इसकी प्रॉपर्टीज देखना होगा, तो हम इसको बेहतर समझ पाएंगे। तो समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं भाई, जरा देखते हैं। नंबर 1 बच्चों क्या होता है, EFI इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू these surfaces at every point of it, the सरफेस के किसी पॉइंट पर चले जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। कारण सुनिएगा, अगर ये सरफेस है मान लीजिए, तो इस सरफेस के मैं किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी पर जाऊंगा, तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, डीवी होना चाहिए, और वो जीरो होना चाहिए, जो कि होता है ई डॉट डी आर के बराबर। डी आर जीरो है नहीं, बीच का एंगल जीरो होना जरूरी नहीं है, ई भी जीरो होना जरूरी नहीं है, तो बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री इधर और ये। समझ में आ गई बात बच्चों? तो ई और डी आर के बीच का जब एंगल 90 डिग्री होगा, अगर ई नहीं है तो फिर इक्विपोटेंशियल का कोई मीनिंग ही नहीं है ना भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात ही नहीं कर रहे हो यार तुम। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात ही नहीं कर रहे तो बात खत्म। मैं तो तब की बात कर रहा हूँ जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तब भी पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, तो तभी चेंज नहीं होगा ना जब ई और डी आर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आगे बढ़ूं? समझ में आ गई बात? बढ़िया बात है। दूसरी प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी, सर आपके जैसे चैप्टर्स को रिलेट करते हो वो बेस्ट है। फॉर एग्जांपल डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन फ्लूइड्स टू करंट, and you always use common sense and stick to relevant portions and go to details, which is very rare. इन चीज़ों का तो ध्यान रखता हूँ यार मैं। स्टिक रहना, बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना, काम काम की चीज़ें पढ़ाइए, सिलेबस भी जल्दी हो जाएगा। टीचरों को भी यही बोलता हूँ मैं, जो कहते हैं कि सर कुछ बताइए, उनको भी ये कहता हूँ। ठीक है, चलिए खैर अगली प्रॉपर्टी, इफ़ इनिशियल एंड फाइनल points lie on the same equipotential surface, ये मतलब ऑब्वियस है यार। देन इसको कोरोलरी भी बोल सकते हो। देन वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स on any path connecting these point will be zero। ठीक है भाई। तीसरा, अवीर सिंह ध्यान से सुनना, तीसरी चीज बहुत मजा आएगा तुमको सुन के। तीसरा दूसरे पेज पे लिखता हूं, नए पेज पे, टू डिफरेंट इक्विपोटेंशियल surfaces can never intersect each other
ठीक है, बट सेम इक्विपोटेंशियल, हाँ लेकिन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि ऐसा हुआ, इफ इट हैपेंस, तो एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल हो जाएंगे, ठीक है ना, इसलिए ऐसा नहीं होता। बट सेम सरफेस कैन इंटरसेक्ट इटसेल्फ। दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल, क्योंकि आपके मन में एग्जाम्पल का फूटेगा ही फूटेगा। देखो ये क्यू, इसमें एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी होती है जो सेंटर से पास होती है, खुद को कट करती है ऐसे, देखा? जेई मेंस में 99.5 से ज़्यादा आया तो क्या कोटा आके एडवांस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं? आई कैन कम, आई एम फ्रॉम फिजी, साउथ दिल्ली, 2024 एस्पिरेंट। हाँ बिल्कुल आ सकते हो बेटा, एक बार डिटेल शेयर कर देना तो मैं फिर यहाँ पर आपके लिए सारे अरेंजमेंट, आप सारी चीज़ें कर दूंगा, मतलब ताकि आप प्रॉपर मेरे अंडर में ही सारा रिवीजन कर सके। सेम सरफेस कटिंग्स नहीं समझ में आया? देखो ना यार, एग्जाम्पल से वही सरफेस कट कर रही, कटाकट कटाखट कट कर सकती है ना यार, इसका पोटेंशियल भी वही है, इसका पोटेंशियल भी वही है, सेम सरफेस तो कट कर ही सकती है। तो तुम कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड के इनफाइनाइट डायरेक्शन नहीं हो सकते, मैंने कहा यार ऐसा है ना, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वहाँ तो इनफाइनाइट डायरेक्शन क्या, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है? समझ में आ गई बात? तो ऐसी की पोटेंशियल सरफेस पॉसिबल है। ठीक बच्चों, इसको घर में सोचना जा करके। अभी मैं क्लास यहीं पर एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के